हम सबकी ख्वाहिश होती है कि लोग हमारा सम्मान करें, लोगों पर अपना प्रभाव कायम करके उनके सहयोग से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हम और भी ज़्यादा तरक्की कर सकें। और आपने देखा भी होगा कि कुछ व्यक्ति कम नॉलेज के बाद भी लोगों का ज़बरदस्त अटेंशन पाकर सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जबकि आप उनसे ज़्यादा काबिल होने के बावजूद भी एक साधारण और गुमनाम जीवन जीते हैं। आप सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन आज तक आप उन रहस्यों के बारे में जानते ही नहीं जो सफल व्यक्ति करता है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप भी लोगों के बीच पॉपुलर होकर समाज में अपना रुतबा कायम कर सकते हैं, और साथ ही कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से अलग बनाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए आज की इस बेहद दिलचस्प और लाइफ टर्निंग कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी का शीर्षक है द पुअर ब्राह्मण। पुअर मतलब होता है गरीब, निर्बल या निम्न स्तर के, निचले तबके के लोगों को भी पुअर कहा जाता है। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण। जब भी आर के पहले AEIOU में से कोई भी एक वाउल्स लगा हो तो वहाँ पे आप आर को उच्चारित मत कीजिएगा या फिर आधा ही कीजिएगा, तब आपकी प्रोनाउंसिएशन ज़बरदस्त हो जाएगी। जैसे पुअर, ब्राह्मण। वंस देयर वाज अ पुअर ब्राह्मण। वंस मतलब होता है एक बार। देयर वाज अ पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण था। यहाँ पे हमने देयर का उच्चारण नहीं किया, क्योंकि देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। इंट्रोडक्टरी वर्ड वो वर्ड होते हैं जो किसी वाक्य का परिचय देते हैं। ये यहाँ पे इस सेंटेंस को परिचय दे रहा है, उस अधूरे वाक्य को सपोर्ट दे रहा है जिस वाक्य में वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर का यूज़ करते हैं। एक और वर्ड है इट, उसे भी इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रोडक्टरी वर्ड यूँ समझिए किसी स्टेज शो में एक एंकर की भूमिका जो होती है, वही किसी सेंटेंस में इस देयर की भूमिका है। मतलब मेन कैरेक्टर के ना होने पर वह समा बांध कर रखता है एंकर। उसी तरीके से किसी सेंटेंस में अगर वर्ब या ऑब्जेक्ट ना हो तो वो उसको लयबद्ध तरीके में बांधता है, उस सेंटेंस के अधूरेपन को पूरा करता है देयर, लेकिन इसे उच्चारण नहीं करते हैं। तो समझ गए इंट्रोडक्टरी वर्ड के बारे में, अब कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था। ही वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बेगिंग फॉर फूड इन टैटर्ड क्लॉथ्स। ही वेंट, वह जाता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म कहीं भी देखेंगे आप तो फटाक से आपको समझ में आना चाहिए कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वह जाता था। फ्रॉम हाउस टू हाउस मतलब एक घर से दूसरे घर वह जाता था। बेगिंग मतलब होता है भीख मांगना। बेगिंग के और भी मतलब होते हैं निवेदन करना, याचना करना। वह भोजन के लिए याचना करने जाया करता था। इन टैटर्ड क्लॉथ्स, टैटर मतलब होता है फटे कपड़े, फटे पुराने, तो टैटर्ड फटे हुए पुराने कपड़ों में। क्लॉथ्स, ये क्लॉथ का प्लूरल नंबर है ना, क्लॉथ मतलब कपड़ा और क्लॉथ्स मतलब बहुत सारे कपड़े, तो फटे पुराने कपड़ों में जाया करता था वो। ऑन सेइंग हिज क्लॉथ्स, उसके, हिज मतलब उसके कपड़ों को देखकर, सेइंग देखकर, पीपल शूड हिम अवे थिंकिंग हिम टू बी अ बेगर। लोग शूड मतलब भगा देते थे। शू मतलब होता है भगाना, शूड भगा देते थे। ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ड है। पीपल भगा देते थे उसे, हिम मतलब उसे, अवे दूर भगा देते थे। सोचकर, थिंकिंग मतलब सोचकर कि वह टू बी है, बेगर एक भिखारी है, उसे एक भिखारी सोचकर लोग भगा देते थे। नाउ वन डे, अब एक दिन, a rich man gave him some new clothes। एक धनी व्यक्ति, रिच मैन मतलब धनी व्यक्ति, गेव मतलब दिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। एक बात आपको ध्यान में रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में
वाक्य के अंत में ताथा, तेथे, तीथी भी लगे रहेगा तो भी आप समझेंगे इंडेफिनिट टेंस है, या आया, गया, लिया, दिया, खाया, पिया ये भी लगा रहेगा और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। डिड जो हेल्पिंग वर्ब बताया जाता है कि इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लगता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगता है। उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो एक रिच मैन, एक धनी व्यक्ति, उसे दिया कुछ नए कपड़े दिया, है ना। वियरिंग दोज न्यू क्लॉथ्स, उन नए कपड़ों को पहन के, दोज मतलब होता है उन नए कपड़ों को पहन के, ही वेंट टू बेग एज बिफोर, जैसा एज मतलब जैसा पहले वो जाया करता था वैसा ही वो गया। वेंट गो का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगेन वह फिर से जैसा पहले जाया करता था वैसे ही वो बेग याचना करने, भीख मांगने गया। एंड टू हिज सरप्राइज, और हैरानगी की बात उसके लिए क्या हुई। सरप्राइज मतलब हैरानगी, हैरान, आश्चर्य, उसके लिए आश्चर्य की बात हुई के लिए। टू मतलब के लिए, टू मतलब भी होता है, टू मतलब के लिए भी होता है, बहुत सारे चीज होते हैं। हिज उसके लिए आश्चर्य की बात हुई। ही वॉज वार्मली वेलकम्ड एंड इन्वाइटेड इनसाइड टू ईट फूड, वह वॉज वार्मली वेलकम्ड उसका स्वागत हुआ। वेलकम मतलब स्वागत होना, स्वागत करना। वार्मली मतलब गर्मजोशी से, दिल से, उत्साह के साथ, और दिल से उसका स्वागत हुआ। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी ना लगकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो वो वहाँ पे वर्ब ना होकर एडजेक्टिव हो जाता है, यानी कि इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने लगता है नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव की क्या पहचान है, क्या विशेषता है कि वह नाउन या प्रोनाउन को ज़्यादा डिस्क्राइब करने लगता है, उसकी व्याख्या करने लगता है, उसकी स्थिति के बारे में, उसकी दशा के बारे में वर्णन करने लगता है। तो यहाँ पे ये इसकी दशा के बारे में वर्णन कर रहा है कि वो उसे स्वागत किया गया, वो स्वागत हुआ उसका। और इनवाइटेड इनसाइड टू ईट फूड, और खाना खाने के लिए उसे अंदर निमंत्रित किया गया। वह ये देखकर सरप्राइज हुआ। नए कपड़े पहना तो जब वो पहला ही दरवाज़ा भीख मांगने गया तो वह देखकर हैरान हो गया था कि उसे एकदम उत्साह गर्मजोशी के साथ आइए महाराज आइए बोलकर उसके बाद अंदर पधारिए खाना खाइए, वह देखकर सरप्राइज हो गया। आगे बढ़ते हैं। द ब्राह्मण सैट डाउन हैप्पीली, प्रसन्नता पूर्वक, हैप्पीली मतलब प्रसन्नता पूर्वक नीचे बैठ गया। सैट डाउन बैठ गया नीचे। कौन? ब्राह्मण। वह ब्राह्मण प्रसन्नता के साथ नीचे बैठ गया। हैविंग प्रेड फर्स्ट, हैविंग प्रेड फर्स्ट मतलब प्रार्थना करने के बाद। जब भी हैविंग शब्द देखेंगे तो इंग्लिश में हैविंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से एक है हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब भी कहीं भी कभी भी हैविंग के साथ वर्ड का थर्ड फॉर्म आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है कोई क्रिया करने के बाद, कोई क्रिया करने के बाद। तो यहाँ पे क्या क्रिया हो रही है? प्रार्थना करने की क्रिया। तो प्रार्थना करने के बाद सबसे पहले, फर्स्ट मतलब होता है सबसे पहले, सबसे पहले प्रार्थना करने के बाद द ब्राह्मण टुक अ स्वीट मीट इन हिज हैंड। जो ब्राह्मण था वो टुक, टेक का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होता है टेक, दूसरा होता है टुक, तीसरा होता है टेकन, लेना, लिया, ले चुका। तो वह लिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वर्ड है क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। तो वह लिया एक स्वीट मीट, स्वीट मीट मतलब होता है मिठाई। उसने अपने हाथ में, हिज हैंड, अपने हाथ में एक मिठाई लिया। एंड बिगेन टू फीड हिज न्यू क्लॉथ सेइंग, और बिगेन शुरू कर दिया, फीड खिलाना, हिज अपने, न्यू क्लॉथ्स नए कपड़ों को खिलाना शुरू कर दिया, यह कहते हुए, सेइंग मतलब कहते हुए, ईट मतलब खाओ खाओ, अपने कपड़ों को मिठाई को खिलाते हुए बोलने लगा खाओ खाओ। द सरप्राइज्ड हाउस होल्डर्स कुड नॉट
अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज डूइंग। सरप्राइज्ड मतलब हैरान, आश्चर्यचकित। हैरान हाउस होल्डर्स मतलब होता है मकान मालिक, घर वाले। ये प्लूरल नंबर में है ना, तो यानी घर वाले। तो जितने भी घर वाले थे वो हैरान होकर वह ये कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सके। कुड मतलब सके, कैन का पास्ट टेंस कुड, कैन मतलब सकना, कुड मतलब सके, नॉट नहीं, अंडरस्टैंड नहीं समझ सके। हैरान घर वाले नहीं समझ सके व्हाट ही वाज डूइंग, जो वह कर रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। एक बात और आपको ध्यान में रखने वाली है कि जब भी व्हाट सेंटेंस के बीच में आएगा तो उस व्हाट का मतलब क्या नहीं होता है ना। ऐसे प्रचलित जो मीनिंग है, इसका अर्थ है वो क्या होता है। हमेशा कहीं भी आप देखेंगे बोलेंगे व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या। लेकिन आपको आज ये जानने को मिलेगा कि व्हाट मतलब क्या तो होता ही है, इसके अलावा भी व्हाट के बहुत सारे मीनिंग निकल के आते हैं। तो यहाँ पे व्हाट मतलब होता है जो, ये एक कंजक्शन के रूप में है ना, क्योंकि ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है। जो पहले ये सेंटेंस है द सरप्राइज्ड हाउस होल्डर कुड नॉट अंडरस्टैंड, एक सेंटेंस ये हो गया। ही वाज डूइंग, दूसरा सेंटेंस ये हो गया। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है व्हाट, व्हाट मतलब जो। तो हैरान हाउस होल्डर्स मकान वाले थे, घर वाले, वो ये नहीं समझ सके जो वह कर रहा था। दे आस्क्ड हिम, वे उससे पूछे। अब यहाँ पे मैं डी को टी उच्चारित कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक रूल्स को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि जब भी किसी वर्ड का लास्ट अक्षर का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, फ स च प क, इनमें से किसी एक अक्षर से हो रहा है तो उसके बाद लगे डी को टी उच्चारित किया जाता है। तो हम इसे आस्क्ड पढ़ेंगे। दे मतलब वे उससे पूछे। किससे? ये जो प्रोनाउन लगा हुआ है ये ब्राह्मण के लिए लगा हुआ, तो वे ब्राह्मण से पूछे द क्लॉथ्स डू नॉट ईट, कपड़े नहीं खाते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू को देखकर हम फटाक से समझ गए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि उसका पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है लगता है। तो हम जानते हैं कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज लगा है, नेगेटिव सेंटेंस में लगता है ना, पॉजिटिव सेंटेंस में अधिकतर नहीं लगता है। तो वे उससे पूछते हैं कि जब कपड़े नहीं खाते हैं, कपड़े खाना नहीं खाते हैं, देन वाई डू यू ऑफर फूड टू द क्लॉथ्स, तब वाई मतलब क्यों, डू यू ऑफर, ऑफर करते हो। ऑफर मतलब होता है पेशकश करना, देना, देने का प्रस्ताव रखना। जब भी हम किसी को कुछ देने के लिए बात करते हैं तो उसको इंग्लिश में ऑफर बोलते हैं कि मैंने उसे ऑफर दिया, तो प्रस्ताव दिया। तो वो इसका मतलब हुआ कि जब कपड़े खाना नहीं खाते हैं तब आप क्यों खाना उन्हें ऑफर कर रहे हो, कपड़ों को खाना खिलाने के लिए कहते हो, डू यू। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है कि जब वो खाना नहीं खाते हैं तो आप इस कपड़ों को खाने के लिए क्यों कहते हो। द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने जवाब दिया। रिप्लाइड मतलब उत्तर देना, जवाब देना। रिप्लाइड, ब्राह्मण ने जवाब दिया। इट इज बिकॉज ऑफ these new clothes that you offered me food. It is because of, because मतलब तो क्योंकि होता है, लेकिन जब because of एक साथ लगता है तो उसका मतलब होता है के कारण। तो ये जो कारण बना के कारण, these new clothes, in, these मतलब in, new clothes, नए कपड़ों के कारण आपने ऑफर किया मुझे खाना। इन नए कपड़ों के कारण ही आपने मुझे खाने के लिए कहा, ऑफर दिया आपने। सो इसलिए आई एम ग्रेटफुल टू देम, इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ग्रेटफुल मतलब आभारी होता है, एहसानमंद, कृतज्ञ। जब आप किसी के आभारी होते हैं, जब आपका कोई काम कर चुका होता है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, आभारी होते हैं। तो वह कह रहा है कि इन नए कपड़ों के कारण आपने मुझे खाने के लिए बोला, इसलिए मैं देम किसकी जगह पे लगा है, क्लॉथ्स के जगह देम लगा हुआ है ना, ये प्रोनाउन इस नाउन की जगह लगा हुआ है। तो मैं उनका एहसानमंद हूँ, कृतज्ञ हूँ।
दिस इज वाई आई एम फीडिंग देम। दिस इज वाई मतलब होता है इसलिए, यही कारण है। जब भी ये सेंटेंस एक साथ देखेंगे दिस इज वाई, तो आप इसका अनुवाद हिंदी में करेंगे यही कारण है या इसीलिए, आई एम फीडिंग देम, मैं उसे खिला रहा हूँ। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है ना, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगता है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ता है। यही कारण है कि मैं उसे खिला रहा हूँ। द हाउस होल्डर्स वर असेम्ड। जो हाउस होल्डर, जो घर वाले थे, वो असेम्ड थे। असेम्ड मतलब लज्जित, शर्मिंदा। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पे वो वर्ब न रह के एडजेक्टिव हो जाता है। किसके लिए वो विशेषता बतलाता है, किसकी व्याख्या करता है? उस नाउन की जो उससे पहले लगा हुआ हो। तो यहाँ पे इसकी दशा बता रहा है, ये वर्ड जो इसकी दशा बता रहा है, ना कि क्रिया है ये। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि हाउस होल्डर, जो घर वाले शर्मिंदा थे, लज्जित थे उनकी बातों को सुनकर, कि ब्राह्मण देवता ने बहुत सही कहा कि हम किसी के गुणों को नहीं देखते हैं, हम उसके कपड़ों को देखकर उसकी इज्जत करते हैं। और यही बात मोरल ऑफ द स्टोरी भी है कि नेवर जज एनीवन बाय हिज आउटर अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है रूप, वेशभूषा, दिखावा, उपस्थिति। जज मतलब होता है आंकना, राय बनाना। एक जज मतलब न्यायाधीश भी होता है, लेकिन हमें उसी वर्ड की मीनिंग को लेना है जो सेंटेंस से मेल खाते हों। तो नेवर मतलब होता है कभी नहीं, जज कभी नहीं आंकना चाहिए, एनीवन किसी को भी, एनीवन किसी को भी, बाय मतलब द्वारा, हिज आउटर बाहरी, आउटर मतलब होता है बाहरी, अपीयरेंस बाहरी रूप, रंग, वेशभूषा, दिखावा से किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए कि वह कैसा व्यक्तित्व रखता है, वो किस प्रकार का होगा। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। और मैंने इस कहानी के शुरुआत में बोला था कि अगर आपको तरक्की करना है तो इन छोटी छोटी बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको अपने दिल में गांठ बना के रखना है कि किसी को उसके दिखावे से इज्जत नहीं करना है। लेकिन वहीं अब मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ कि ये लिखा तो है किताब में, लेकिन जब रियल लाइफ की बात होती है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल बिल्कुल नहीं रहना है। अगर सिंपल आप रहेंगे तो लोग आपको पुअर ही समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे। ये रियल लाइफ की रियलिटी है। आपको उनके सामने दिखावा करना ही होगा। अगर दिखावा नहीं करेंगे तो आपको वो भाव नहीं देंगे। तो आज 2024 में यदि आपको अटेंशन पाना है तो आपको जो रियलिटी है आपके घर की, वो घर में ही रहना चाहिए। बाहर वाले को आप बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बहुत सारे टिप्स जो हैं, जो हालात से मैं समझ पाया हूँ, वो आपको हर वीडियो के अंत में बताता जाऊँगा। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको प्रत्येक हिंदी के अक्षर को इंग्लिश लेटर में बनाना सीखना है तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।